नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज के शो में न सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर हम आपको सलाह देंगे बल्कि बचत, खर्च और निवेश को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट पैनल से बात करेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। जानिए फंड हाउस के सीईओ एमडी कहां करते हैं निवेश, क्या है उनके मुनाफे की स्ट्रैटेजी। आज हम जानेंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ सुनील सुब्रमण्यम के निवेश पोर्टफोलियो को। आज लगेगी एनपीएस की पाठशाला, बताएंगे आपको कैसे 60 की उम्र तक 75% इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। एनपीएस में शुरू हुई SLW यानी सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल स्कीम, बताएंगे इसके बारे में शो में आगे। सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने, लिक्विड फंड में कब और क्यों करें निवेश, इंश्योरेंस और निवेश से जुड़े सवालों के जवाब आज शो पर। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन, टैक्स से रिलेटेड सवाल आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए, हम करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज की शुरुआत एक बेहद खास मेहमान के साथ होने वाली है। हमने हमारे शो पे एक सेगमेंट शुरू किया है माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि जिस भी फंड हाउस में आप अपने पैसे डालते हैं वो फंड हाउस के जो लीडर्स हैं, फंड हाउसेस की कमान जिन लोगों के हाथ में है, वो अपने पैसे कहाँ निवेश करते हैं। तो इस कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील सर, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर देखिए बाजार और निवेश की बात तो आपके साथ हमेशा होगी, लेकिन आज हम आपके निजी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले सर, दिवाली का वक्त, सबसे पहले तो दिवाली की और नए साल की आपको शुभकामनाएं। अब ऐसे में आरबीआई की अभी देखिए खबर आई है कि आपात बैठक बुलाई जा रही है 3 नवंबर को। महंगाई की समीक्षा होगी, ब्याज दरों को लेकर समीक्षा होगी, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? आपका आकलन क्या कहता है या आपकी समझ क्या कहती है? यही कि से गवर्नमेंट को ये पूछना है आरबीआई से कि इन्फ्लेशन क्यों कम नहीं हो रही है। आरबीआई का जॉब होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को सपोर्ट करना। इतने रेट हाइक्स किया हुआ है आरबीआई ने, फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो क्या आरबीआई से कुछ स्टेप्स बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है बट इन्फ्लेशन को खास करके कंट्रोल करना है। तो मेरे ख्याल में आरबीआई उनके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देगी कि ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, इसलिए उनका रेट हाइक का कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है। और उनका प्लान जो होगा शायद वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत होगी। तो एक कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट प्लान शायद सामने आ सकती है, जो अगले पॉलिसी में दिखेगी हमें। सुनील सर, लेकिन महंगाई है कहाँ? अभी हमने एक शो किया कुछ घंटे पहले जहां पर एक रिटेल बॉडी की एसोसिएशन के हेड हमारे साथ बैठे थे। वो कह रहे हैं लगभग 1.25 लाख करोड़ नवरात्रि से लेके अब तक उनका धंधा हो चुका है और तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज और सेगमेंट में लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। टिकट साइज को लेकर कोई कैपिंग नहीं है लोगों की बजट लिस्ट में। महंगाई है कहाँ पिंच हो रही है? देखिए, इतनी खरीदारी हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी ना। डिमांड माइनस सप्लाई होता है ना इन्फ्लेशन। तो एक तरफ सप्लाई की कमी है, उसके कारण ऑयल के तेल के दाम बढ़ गए हैं और उनके रिलेटेड इनपुट्स के दाम बढ़ गए हैं। बट डिमांड, जैसे आप कह रहे हैं दिवाली का डिमांड, जो डिमांड बढ़ रहा है तो नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जो आप कह रहे हैं ना बात कि इतना डिमांड था, तो वही एक कारण कि इन्फ्लेशनरी फोर्सेस उसके कारण बढ़ सकती है ना। तो इसलिए आरबीआई का बैठक है गवर्नमेंट के साथ कि इतना डिमांड इतना स्ट्रांग हो रहा है तो क्या इन्फ्लेशन जो बताया था उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये डर है गवर्नमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन जीताने के लिए, कोई भी स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो, इन्फ्लेशन काबू में रखना गवर्नमेंट के लिए सबसे अहम बात होती है। जो आप कह रहे हैं डिमांड वाली बात, यानी इन्फ्लेशन का असर इतना नहीं है कि लोग खर्चा नहीं कर पाए, ऐसे नहीं है। लोगों की इनकम कोविड के टाइम में बढ़ गई है, क्योंकि आईटी सेक्टर में देखिए, फार्मा सेक्टर में देखिए, जॉब्स की बहुत अभी डिमांड है और वेजेस भी बढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, तो नेचुरली इन्फ्लेशन के ऊपर एक डिमांड पुल का प्रेशर भी आ रहा है, इन एडिशन टू सप्लाई पुश जो इतने दिन महीनों से था।
चलिए, बहुत बारीकी से आपने समझाया, लेकिन ये जो आज हमने देखा कि ईसीबी ने ब्याज दरें बढ़ाई है लगभग 75 बीपीएस, और अब ये जो हम 3 या 4 तारीख की बात कर रहे हैं ना, शायद फेड की भी बैठक है सर, तो क्या लगता है ये जो टाइमिंग यहाँ पर आरबीआई ने निर्धारित की है, ये काफी हद तक फेड की बैठक के आसपास ही है। फेड की बैठक में क्या कुछ आ सकता है, वहां पर तो खैर हम उम्मीद लगाकर बैठे ही हैं, संभावनाएं तो यहाँ पर ज्यादा ही है कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, कितनी बढ़ाई जाएंगी इसको लेकर सवालिया निशान है, कैसे देखते हैं इसको आप? 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक तो दिखता है अगले 3 महीने के अंदर। मगर मार्केट ये सुनने को दिलचस्प है कि क्या उसके बाद रोकेंगे, कि अभी जो फ्यूचर के रेट हाइक तो डिस्काउंटेड है, मगर क्या वो एक 9 महीने के बाद फेड कहती है कि मैं उसके बाद रेट कट या पॉज करूंगा, ये खबर सुनने के लिए मार्केट तड़प रही है। और आरबीआई भी उसके पहले एक्शन लेने की भी एक, देखिए आरबीआई के लिए रेट हाइक ना एक करेंसी मैनेजमेंट टूल भी है, खाली इन्फ्लेशन टारगेटिंग टूल नहीं है। तो करेंसी को बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट ना होने से प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई अपना रेट हाइक का इस्तेमाल कर रही है। तो शायद अगर फेड का कुछ जानकारी आ जाए तो आरबीआई भी प्रॉम्प्टली रिएक्ट कर सके, ये एक आरबीआई की कोशिश होगी कि उनके भी गन पाउडर ड्राई रखे के करेंसी को भी फाइट करना है ना आरबीआई को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर तो बातें हो गई बहुत ज़्यादा, देखिए ब्याज दरों पर और बाकी इकोनॉमी पर। अब आपके पोर्टफोलियो पर आते हैं, ठीक है। बताएं हमें आपका पहला निवेश क्या था, क्योंकि आप इतने बड़े फंड हाउस को चलाते हैं, इतने सारे निवेशकों का भरोसा है, इतने सारे लोगों का मेहनत की कमाई आपके पास है जो आप बहुत सोच समझकर अपनी टीम के साथ बाजार में लगाते हैं। आपका पैसा आपने कैसे कमाया, निवेश की शुरुआत किससे की? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से की। इसके 2 कारण थे, एक मैं स्टेट बैंक की नौकरी में था तब, ओके, और सेकंड चीज ये थी कि इंडिया इतना अंडर बैंक लग रहा था। मैं 25-30 साल की बात कर रहा हूँ ना, तो इंडिया इतना अंडर बैंक था, तो उसका फ्यूचर पोटेंशियल मुझे पता था बैंक में होते हुए कि बैंकिंग का फ्यूचर अच्छा होगा। और स्टेट बैंक क्योंकि गवर्नमेंट ओन बैंक है, गवर्नमेंट का प्रीमियर बैंक है, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ एसबीआई का जरूर बढ़ेगा और एक ना एक दिन मार्केट भी उसको एक रिकग्निशन देगा। तो मैंने स्टेट बैंक का खरीदा और आज तक मैं समझता हूँ वो मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट था। चलिए, बहुत बढ़िया। किस उम्र की बात कर रहे हैं वैसे ये आप? मैं 25 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। चलिए, यही सबक हम देते रहते हैं अपने दर्शकों को भी कि जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन मुझे बताएं, 25 साल की उम्र में आपको इन्वेस्टमेंट पता था क्या होता है? कुछ ज्यादा पता नहीं था क्योंकि मैं फाइनेंस फील्ड में था, एक ब्रॉड जानकारी थी। देखिए, मैं 20 साल बैंक में काम करने के बाद मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया। अभी म्यूचुअल फंड मेरे 16 साल हो गए। सो 36 साल की मेरी टोटल एक्सपीरियंस में आधा पहले बैंकिंग में था और उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट की साइड में था। तो बैंकिंग से जो भी मेरे को खबर थी कि बैंकिंग अच्छी है, क्योंकि मैं देख सकता था कि लोन के लिए कितना डिमांड है और डिपॉजिट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सेविंग्स का कोई ऑप्शन नहीं था, बाकी म्यूचुअल फंड उतने बड़े नहीं थे। तो उस वक्त में मेरे को लगता था कि बैंकिंग का फ्यूचर अच्छा है, मगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरी जानकारी उतनी बेहतर नहीं थी। पिछले 15-16 साल से मैं कहूंगा कि मेरी जानकारी बढ़ गई है इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। चलिए, अच्छा लगा ये जानकर। लेकिन उस दरमियान मुझे बताएं कि आपका सबसे बेहतरीन निवेश का फैसला कौन सा था, और ऐसा कौन सा फैसला था जो आपको लगा कि यार ये नहीं लेना चाहिए था, इससे तो घाटा हो गया, या ये मेरे पोर्टफोलियो में सूट नहीं हो रहा? देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट एक तरफ मैं कहूंगा एसबीआई और सेकंड में कहूंगा सुंदरम का मिड कैप फंड। जब मैंने 16 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था सुंदरम म्यूचुअल को, तब मैंने सुंदरम मिड कैप फंड में निवेश एक एसआईपी के जरिए शुरू किया। तो उसका रिटर्न मेरे को 20% पर एनम से ज्यादा आज तक जो चल रहा है मेरा एसआईपी, तो मेरा सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट वही रहा मैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली 20% पर एनम सीएजीआर मिलना बहुत कम इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं। तो सुंदरम का कैप फंड मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है एज एन एसआईपी। और एज अ लमसम, जैसे मैंने कहा, मैंने एसबीआई का शेयर जब खरीदा आज तक बेचा नहीं है, जो 36 साल से मैं उसको ओन कर रहा हूँ, तो वही मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। और वर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात आपने पूछी, बहुत सी गलतियां की है मैंने। अच्छा। मैं कहूंगा कि 100 से ज्यादा स्टॉक्स मैंने गलती से, आईपीओ का बूम था 80s और 90s में, तो मैं सभी आईपीओ में सब अभी पेपर का वर्थ नहीं है। मैं वो पेपर के लिए वेस्ट में डालूं तो भी उसका वर्थ नहीं है। तो मिस्टेक्स तो बहुत होते हैं इन्वेस्टमेंट में, जर्नी में, सीखने में। आपको डरना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट की मिस्टेक से, लर्न करनी चाहिए। तो मैंने बहुत से गलतियां की है
और उनका नाम भी आज तक याद नहीं है, जो कंपनियां अंदर डाली हुए मैंने तो ठीक है। सेकंड चीज, जो म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करने के बाद ना, दो चीज, मैं शेयर में इन्वेस्ट करना मैंने बंद कर दिया, अच्छा, क्योंकि एज हाँ, रेगुलेटली मुश्किल है ना, कंपनी हाँ, शेयर खरीद तो मैं भी नहीं खरीद सकता हूँ। हम्म, मगर म्यूचुअल फंड स्कीम में जो मैंने किया, क्या है कि गलतियों ना का एहसास जल्दी होता है, आप एग्जिट भी कर ले तो नो, हाँ, तो उससे क्या होता है कि आज मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरे जो हाथ में है, मैं गलती का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं कहूंगा, क्योंकि पोर्टफोलियो को मैं रिएलोकेट करता हूं और सही दिशा पे लेके जाता हूं। मगर उसके पहले जो किया था मैंने वो भूल गया, मेरे कबर्ड में पड़े वो पेपर, वो कागज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं, अभी मौजूदा स्थिति में आपका जो पोर्टफोलियो है, मैं ऐसा समझ के चल रही हूँ कि आपने उसमें जो रणनीति अपनाई होगी वो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड होगा, एसेट एलोकेशन आपने अच्छे से कर रखा होगा। तो अभी क्या आपका एसेट एलोकेशन है पोर्टफोलियो में? देखिए, मैं 65 to 70% इक्विटी में ही डाल रहा हूँ पैसे। ओके, तो मेरी उम्र अभी 62 साल की है, तो नॉर्मली रूल बताते हैं कि 100 माइनस योर एज आपको इक्विटी में रखना चाहिए, तो उस हाँ, हिसाब से मेरे को खाली 40% इक्विटी में रखना चाहिए। हाँ, मगर क्योंकि मेरे को जानकारी है इंडिया की निवेश की, एक फ्यूचर की, इंडिया की इकोनॉमी की फ्यूचर की, तो मेरे ख्याल में क्या है कि, और दूसरी चीज है कि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। पिछले 20 साल में देखिए, 52 से आज 72 एवरेज इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो हम समझ सकते हैं कि हम विद प्रॉपर मेडिकल केयर 80-90 तक रहेंगे, तो एक पोस्ट रिटायरमेंट का इनकम काबू में रखने के लिए हमें इक्विटी पे एक फोकस रखना चाहिए जब तक आप कमाई करते हो, और उसके बाद शायद उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल करके आप अपने फ्यूचर का देखभाल कर सकते हो। तो सेकंड चीज ये है कि पैसा एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है ना, आपके बाद भी आपके बच्चों को, आपके पोते को, उनके लिए ग्रैंड चिल्ड्रन को भी काम आएगा। तो नॉमिनेशन के जरिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसका फ्यूचर कैन टेक केयर। तो मेरे ख्याल में वो जो रूल था कि 100 माइनस एज, वो एक नॉर्मल पर्सन जिसका एक डर है कि उसके बच्चे उसके देखभाल नहीं करेंगे, उसके बाद एडिक्वेट पैसा नहीं है, तो वो फिक्स इनकम में शिफ्ट करके उसको प्रोटेक्शन की एक सोच होती है। हाँ, मगर अगर आपने फ्यूचर अच्छा प्लान किया तो आपको वो पैसे की जरूरत नहीं है। मगर फ्यूचर तो मैं फिर भी कहूंगा कि इक्विटी का ही एज ए इंडियन, क्योंकि इंडियन मार्केट एक ग्रोथ कंट्री है, ग्रोथ मार्केट है, फॉरेनर्स भी हमारे मार्केट में निवेश करते हैं विद फ्यूचर आउटलुक। पेंशन फंड जो 10-15 साल की उनका टाइम फ्रेम होता है, वो भी चूज कर रहे हैं ना इंडिया को एज ए इन्वेस्टमेंट। तो हमें ऑलवेज इंडिया में कहूंगा मैं कि आपको मिनिमम 50 to 60% एट वॉटर बी एज आपको इक्विटी में रखना चाहिए, मगर उसमें एक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, खाली एक सेक्टर फंड ऐसा चुनना गलत होगा। आपको एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में आपको शामिल होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को। और मैं कहूंगा कि देखिए, ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको, क्योंकि लोग कहते हैं जनरली कि 3 से 4 म्यूचुअल फंड स्कीम काफी होते हैं, ओके। हाँ, हाँ, मगर मेरा ये मानना है कि ओवरऑल इंडियन मार्केट में अगर स्मॉल कैप क्षेत्र में तो 500 BSE 500 में 500 स्टॉक्स है, राइट। तो आप स्मॉल कैप फंड सब लेंगे तो एक फंड और दूसरे फंड में बहुत फर्क आ सकता है। राइट, तो आप थोड़ा डाइवर्सिफाइड विद इन दैट स्पेस आप रखेंगे ना, तो अच्छी बात होगी। मैं 2 या 3 स्कीम की सलाह नहीं दूंगा, मैं एटलीस्ट आई शुड कीप 10 और 15। ऑफकोर्स हमारे फंड हाउस में 15 स्कीम्स है, मैं तो अपने ही फंड हाउस में निवेश करता हूँ, बाहर नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट टीम पे हमें कॉन्फिडेंस है। तो ये कहूंगा कि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हर मैनेजर आपको अक्रॉस फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि हर फंड मैनेजर की सोच अलग होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक खास बात जो आपने बिल्कुल हाईलाइट की है साफ तौर से कि 60 के बाद भी, बिकॉज अधिकतर लोग जो हैं वो 60 में रिटायर होने के बारे में सोचते हैं और उसके बाद इक्विटी जैसे एसेट क्लास में पैसे लगाना उनके लिए बहुत जोखिम भरा होता है। तो ये आपने बेहतरीन सीख दी है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके चले तो आप इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। लेकिन सुनील जी, यहाँ पे ना पोर्टफोलियो को लोग रीबैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो ये स्ट्रैटेजी को समझते ही नहीं है। क्या आपने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है? क्या महत्व होता है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का? देखिए, मैं तो हर 3 साल में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता हूँ, राइट। मैं कारण ये है कि दो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 3 इयर्स में रीबैलेंस मैंने कंपल्सरली चर्न नहीं करता हूँ, हाँ, इवेल्युएट करता हूँ 3 साल में। और ऐसा होता है कि 3 साल के बाद मैं कहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट को जारी रहने दो, बदलने की जरूरत नहीं है। मगर रीवैल्यूएशन 3 साल में आपके गोल्स क्यों होते हैं ना, कि आप शुरुआत करते हैं ना, आप ये नहीं सोचते कि मैं एमडी बनूंगा,
जैसे आप एनडी होते हो तो आपकी ख्वाहिशें अलग होती है, आप एक स्टार्टिंग ऑफिसर होते तो आपकी ख्वाहिशें अलग होती है। बिल्कुल आप सही। ये 25 साल की उम्र में ये नहीं कह सकते हो कि मेरे को ये वाली ख्वाहिश पूरी करनी है, वो वाली, क्योंकि बहुत दूर की बात है। और वक्त और दुनिया इतना बदल गया है अपने पिछले 25-30 साल में। देखिए, मैं जब बच्चा था रेडियो ही था, टेलीविजन नहीं था इंडिया में। हाँ। और देखो, स्कूल टेप रिकॉर्डर आया, फिर सीडी आया, फिर एलडी आया ना, अभी टोटली ऑनलाइन है म्यूजिक। तो बदलाव कैमरा का बिल्कुल अभी आज वेस्ट हो गया। तो इतना बदलते हुए जमाने में आप 25 साल के बाद मैं ये करूंगा करके आप तय नहीं कर सकते ना। तो हर 3 साल बाद आपको अपने गोल्स, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रीइवैल्यूएट करने की जरूरत होती है, और उस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो भी जरूरत पड़े तो रीअलोकेट करना। मैं कहूंगा 3 साल एक आइडियल टाइम फ्रेम है, बिकॉज 3 साल में आपको जो बदलाव सामने दिखता है उसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। बहुत बढ़िया। आपने ख्वाहिशों का जिक्र किया है, तो मुझे जानना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया उससे आपने अपने जीवन की कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो आपको पूरी करनी ही थी और आपने कर ली हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें मैंने पूरी कर ली है। अच्छा। मगर मैं पहला ये कहूंगा कि मुझे मेरी बेटी को फॉरेन में भेजना था पढ़ाई के लिए। अच्छा। तो लंदन में गई, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए मेरे को बिल्कुल बैंक बोरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट किया। ओके। वो पहली। सेकंड चीज थी कि मैं अपने 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मेरी वाइफ को एक मेडिटेरेनियन क्रूज पे लेना जा रहा था। वाह। उसके लिए मैंने 6-7 साल पहले से मैंने एक एसआईपी शुरू किया, अच्छा। क्योंकि उसका तो डेट तय है ना, मेरे को पता है ना कि कब हाँ। मेरे 25 इयर्स का सिलेजिबली होगा। तो उसके लिए मैंने प्लान किया, बिकॉज बहुत महंगी थी, इतना अच्छा। इजीली अफोर्डेबल नहीं था। अच्छा। तो इसलिए मैंने उसको प्लान किया और एग्जीक्यूट भी किया। हम गए, मेडिटेरेनियन क्रूज पे गए, वाह। वाइफ और मैं। और फाइनली मैंने कहा कि मेरे को 60 साल की उम्र में मेरे को एक मर्सिडीज कार खरीदनी अच्छा। है और बिना लोन लिए। अच्छा। ओहो। तो मैंने उसके लिए मैंने प्लान किया, क्योंकि अगेन वो 60 साल का डेट तय था, तो मेरे को पता नहीं हाँ। कब मैं 60। तो हाँ। मैंने उस हिसाब से मैंने प्लान किया और मैंने पूरी भी करी। वो 3 ख्वाहिश मैंने, जो मेरी सबसे क्या इच्छामंद और सब, मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, अगर वो कर पाता मैं कि हाँ। मेरे जिंदगी में कुछ अचीव किया, वो मेरे लिए जो फीलिंग आनी थी वो आ गई थी। तो हाँ। ये मैं कहूंगा कि एक मीडियम टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल दोनों मैंने पूरे किया। तो ये तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो आपने बताई है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का गोल आपने पूरा किया है। बेटी की पढ़ाई लिखाई, जो अधिकतर माता पिता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है उनके जीवन की, वो आपने पूरी की है। वेडिंग एनिवर्सरी आपने इतने धूमधाम से प्लान की है। खुद के लिए जो है आपने गाड़ी का सपना भी पूरा किया है। मुझे एक बात बस बता दीजिए कि अब क्योंकि ये जो गोल्स थे इनकी टाइमलाइन आपको पता थी, कितने समय पहले आपने प्लानिंग शुरू कर दी थी लगभग? मैं जनरली, मैं क्या पता नहीं मेरे क्यों मैंने 7 साल का टाइम चूज किया। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, 7 साल इसलिए चुने, मैंने डिसाइड किया कि 3 साल में मेरे को रीवैल्यूएट करना है ना। हाँ। तो 2-3 साल, फिर फाइनल जो लास्ट ईयर है ना, तब आपको इन्वेस्टमेंट को मार्केट रिस्क से हटा के एक सेफ्टी में रखना चाहिए, तभी आप उसको पूरा कर पाएंगे ना। नहीं तो 1 साल में अगर मार्केट की डाउन हो गई, हाँ। तो सब आपकी ख्वाहिशें फुस हवा में उड़ जाएगी ना। हाँ। तो 1 साल पहले मैं उसको कट करके उसको मैं सेविंग्स बैंक या टर्म डिपॉजिट में लगा देता था, अच्छा। बिना रिस्क। और हाँ। 3 साल में मैं देख रहा था कि क्या 3 साल में मेरे को वो 7 साल वाली बात टाइप पे चल रही है, क्या मेरे को कुछ पोर्टफोलियो में रीअलोकेशन करने की जरूरत है। हाँ। वो मेरे लिए सोच, तो मैंने 7 साल का मैंने चूज किया था। चलिए, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो का हिस्सा है आपके? देखिए, मैं ज्यादातर फिक्स इनकम में बिलीव नहीं करता हूँ। टोटल पोर्टफोलियो में खाली 25% फिक्स इनकम रखता हूँ, और उसके अंदर भी कि मैं सैलरीड एम्प्लॉय रहा हूँ ना, तो मेरे लिए टैक्स बचाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। हाँ। तो शुरुआत से मैंने क्या किया कि ये प्रोविडेंट फंड स्कीम जो होती है ना, उसमें देखिए आप 8.33% आपका निकलता है, फिर आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में और 8.33, यानी पूरे 17% आपको कंपल्सरी देना पड़ता है। मगर मैंने पहले से ही अपना बेसिक पे का 100% वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के थ्रू कर दिया। क्योंकि उसमें क्या था, अभी रिसेंटली निर्मला मैडम ने टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया है, मगर पहले टैक्स था। तो आपको क्या होता है कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स फ्री, और 8.5% टैक्स फ्री कहाँ मिलता है, राइट? और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस। तो मेरा
फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के अंदर मैं कहूंगा कि ओवरऑल में 25% है, उस 25% के अंदर आई वुड से कि 60% मेरा प्रोविडेंट फंड का ही बैलेंस है, हाँ। क्योंकि टैक्स फ्री इनकम है हाँ। और गवर्नमेंट बिना रिस्क का है, गवर्नमेंट का है। अब उसमें टैक्स आ गया है मोर देन 2.5 लाख के ऊपर, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पे टैक्स आ गया रिसेंटली, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आपको 8% भी प्री टैक्स मिल रहा है। कुछ जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में आज भी 7-7% ही मिल रहा है ना, बैंक डिपॉजिट या किसी में। तो मैं कहूंगा कि एक सैलरीड एम्प्लॉय होने के नाते मैंने भरपूर फायदा प्रोविडेंट फंड स्कीम का यूज किया। उसके अलावा पीपीएफ में भी जो उन्होंने 1.5 लाख पर एनम, वो मैंने कंसिस्टेंटली 30 साल से हर साल मैंने 1.5 लाख उसमें इन्वेस्ट किया प्रोविडेंट फंड स्कीम में, अदर देन पब्लिक, अदर देन पीएफ, मैंने पीपीएफ में भी इन्वेस्ट किया। उसके अलावा कुछ मैं लिक्विड में रखता हूँ ऐसा इमरजेंसी फंड, थोड़ा बहुत 10% ऑफ माय पोर्टफोलियो विच इज ओनली अबाउट 2-3% ऑफ टोटल मैं शॉर्ट टर्म फंड्स में लगाता हूँ, क्योंकि एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में रीबैलेंसिंग मैं करता हूँ ना, 3 साल मैंने बताया रीबैलेंसिंग, तो डेट का भी 3 साल में वो टैक्स का बेनिफिट आ जाता है, राइट। बाद में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बहुत कम मैं अपना डेट में मैंने निवेश किया है, मगर जो भी किया है ये कहूंगा मैं ब्रॉड रेशियो यही है कि एक मैंने प्रोविडेंट फंड का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया, तो ज्यादातर मार्केट रिस्क मैंने डेट में उतना नहीं लिया। चलिए, ये सबके लिए सलाह नहीं कह सकता हूँ ये, बिल्कुल, हाँ। मगर मेरे लिए, क्योंकि एज अ सैलरीड एम्प्लॉय ना, जी, हर महीने इनकम आती है, तो उसके हिसाब से कैसे आपको निवेश करना है, ये वो एक टाइमिंग का मैटर आ जाता है ना। बिल्कुल टाइमिंग का मैटर आता है, और बाकी खर्चे भी होते हैं जो कंसिडर करने होते हैं, और उसके मुताबिक आपको ये देखना होता है कि आप कितना खर्च कर पाएंगे, कितना निवेश कर पाएंगे, उसके बाद आप कितनी बचत कर पाएंगे। बहरहाल सुनील जी, जब भी आपसे बात होती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने विस्तार से आपने अपनी पोर्टफोलियो की जानकारी दी और उसके जरिए दर्शकों को प्रेरित किया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके, आपके व्यूअर्स के लिए हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। धन्यवाद सर, थैंक यू।